डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए पात्र, स्थान, शक्तियां और घटनाएं किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, परंपरा या इतिहास से कोई संबंध नहीं रखते। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, कल्पना और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। गॉड ऑफ सरपासर, एपिसोड 1, जन्म, विदाई और एक वचन। जिस दिन श्वेत का जन्म हुआ उस दिन प्रकृति साधारण नहीं थी। आकाश कुछ ज्यादा ही शांत था, हवा जैसे थमी हुई थी और पल भर के लिए ऐसा लगा मानो दुनिया ने सांस रोक ली हो। दादा द्रोण ने बस एक नजर नवजात श्वेत पर डाली और उनकी आंखें भर आईं। प्रकृति का यूं मुड़ जाना, यह साधारण बालक नहीं है। उसी रात श्वेत के पिता, जिनका नाम, चेहरा और पहचान आज भी एक रहस्य है, श्वेत के पास आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसा बोझ मानो वे पूरे संसार का भार ढो रहे हों। उन्होंने श्वेत के गले में एक रहस्यमय लॉकेट पहनाया। लॉकेट साधारण नहीं था, उसमें हल्की सी गर्माहट थी, जैसे उसमें कोई शक्ति सोई हो। पिता ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, इसे तभी उतारना जब तुम इसके काबिल बन जाओ। इससे पहले नहीं। द्रोण कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पिता ने उन्हें रोक दिया। अगर समय से पहले सच बाहर आया तो यह बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। और फिर वे चले गए। जब श्वेत 6 साल का हुआ, उसके पिता एक दिन बिना कुछ कहे परिवार को छोड़कर चले गए। न कोई विदाई, न कोई वादा, बस वही लॉकेट और अनगिनत सवाल। श्वेत की माँ भी एक रहस्य बन गई। कोई कहता वह मर चुकी है, कोई कहता वह कहीं बहुत दूर है। और द्रोण, वे हर सवाल पर चुप रह जाते। पिता के जाने के बाद श्वेत दादा द्रोण के साथ रहने लगा। बचपन बीतता गया, लेकिन श्वेत की कमजोरी बनी रही। न उसमें ताकत थी, न तेजी, न ही कल्टीवेशन की कोई प्रतिभा। अकादमी में बच्चे उसे घेर लेते। धक्का, हंसी, अपमान, सब कुछ श्वेत के हिस्से आता। कमजोर, बेकार, इससे कुछ नहीं होगा। श्वेत चुप रहता। हर चोट के साथ वह लॉकेट को कसकर पकड़ लेता। उसे नहीं पता था कि उसकी कमजोरी उस पर लगी एक मुहर थी, और जब वह मुहर टूटेगी तो वही बालक जिसे आज सब रौंदते हैं, कल सबकी सीमा बन जाएगा। एपिसोड 2, कमजोर श्वेत। श्वेत समझता नहीं था कि यह कैसे होगा या कब होगा। वह बस इतना जानता था, आज भी अकादमी जाना है, आज भी अभ्यास होगा और आज भी मार उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन उस दिन अकादमी में कुछ अलग था। घोषणा के साथ ही मैदान भर गया। शिक्षक मंच पर थे, छात्र पंक्तियों में। हर नजर एक ही दिशा में टिक गई, आकाश। वह आगे बढ़ा जैसे यह जगह उसी की हो। बॉडी अवेकनिंग की तीसरी अवस्था। चौड़ा कंधा, सधा हुआ कदम, लड़कियों की फुसफुसाहट, लड़कों की जलन, सब उसकी आदत बन चुका था। श्वेत पीछे खड़ा था, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, जैसे कुछ भी नया नहीं। नाम पुकारे गए और फिर श्वेत। मैदान में हल्की हंसी फैल गई। आकाश ने श्वेत को देखा, हंसकर बोला, इतनी भीड़ देखकर लगा सेलिब्रिटी से लड़ने आ गया हूँ। श्वेत ने कंधे उचकाए। रूल्स में लिखा था प्रैक्टिस फ्री होगी, पेन एक्स्ट्रा नहीं। संकेत मिला। एक ही पल में आकाश आगे बढ़ा। पहला वार पड़ा, श्वेत हवा में उछला, जमीन से टकराया, खांसते हुए बुदबुदाया, सिलेक्शन है या एलिमिनेशन राउंड, थोड़ा अनक्लियर है। आकाश रुका नहीं। एक के बाद एक वार, धूल उड़ी, हंसी गूंजी। श्वेत उठने की कोशिश करता, फिर गिरा दिया जाता। आखिरी बार आकाश ने उसे जमीन पर पटक दिया। श्वेत की आवाज टूटी, फिर भी हल्की, इतनी मेहनत मत कर, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ट्रेनर रख लूंगा। आकाश ने नजर घुमाई, पीठ फेर ली। हंसी देर तक गूंजती रही, फिर मैदान खाली होता गया। कोई हाथ नहीं बढ़ा, कोई नाम नहीं पुकारा। श्वेत वहीं पड़ा रहा, अकेला। धीमी सांसों के बीच उसने बुदबुदाया, ऑडियंस भी चली गई,
शो भी फ्लॉप हो गया। तभी किसी ने उसके होठों से बर्तन लगाया। ठंडा पानी। उसने मुश्किल से आंख खोली। एक लड़की सामने थी, बेहद खूबसूरत, कपड़े फटे हुए, आंखों में दया। वह कुछ कहती, लेकिन श्वेत पहले बोल पड़ा, एंजल हो या एकेडमी का हिडन सपोर्ट सिस्टम। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो वह एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में था। छत से छनती रोशनी, मिट्टी की सोंधी गंध, शरीर हिलना नहीं मान रहा था। 3 दिन तक श्वेत बेहोश रहा, और उन 3 दिनों में वह लड़की चुपचाप उसकी देखभाल करती रही। घाव साफ किए, पानी पिलाया, थोड़ा सा खाना दिया। कोई सवाल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तीसरे दिन श्वेत ने आंखें खोली। लड़की सामने बैठी थी। उसने राहत की सांस ली। श्वेत ने धीमी आवाज में, हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है मेरी किस्मत ने आज ओवरटाइम किया है। उसे नहीं पता था, यह सहारा उसकी कहानी का एक नया मोड़ बनने वाला था। जैसे ही श्वेत ने उठने की कोशिश की, उसके पैर कांपे। शरीर ने जवाब दे दिया, धड़ाम। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके भीतर जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। लड़की तुरंत उसकी ओर बढ़ी और उसे सहारा देकर उठाने लगी। जैसे ही वह पास आई, श्वेत की नजर सीधे उसकी आंखों में अटक गई। उस पल दर्द, चोट, अपमान सब जैसे गायब हो गया। वह बस उसे देखता ही रह गया, इतना कि पल भर के लिए सांस लेना भी भूल गया। लड़की को कुछ अजीब लगा। उसने भौहें चढ़ाई और अचानक उसे वापस बिस्तर पर धक्का दे दिया। श्वेत के मुंह से तेज चीख निकल गई। आह! दर्द ने उसे पूरी तरह होश में ला दिया। वह घबरा गया। सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं। उसकी आवाज में घबराहट थी, मजाक नहीं। लड़की कुछ पल उसे देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, उठने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्वेत ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ मीठी आवाज में कहा, वरुणी, बस नाम। लेकिन उस आवाज ने श्वेत की हालत फिर बिगाड़ दी। उसने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया, लगता है रिकवरी में टाइम लगेगा। अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीते। श्वेत का शरीर ठीक होने लगा। वरुणी हमेशा पास रहती, कम बोलती, ज्यादा करती। फिर एक सुबह श्वेत उठकर बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, बस इतना जानता था, अब रुकना नहीं है। वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ता गया। तभी धमाके, पत्थरों के टूटने और टकराने की आवाजें। श्वेत रुक गया। उसने दिशा बदली और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। पेड़ों के पीछे से झांका। वहां एक गुफा के सामने भयंकर लड़ाई चल रही थी। कई लोग थे, हथियार थे, चीखें थीं। सब उसी गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्यों? श्वेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हल्के से कहा, लगता है गलत रास्ते पर आ गया हूँ। पर उसके दिल को पता था, यह लड़ाई सिर्फ संयोग नहीं थी, और वह गुफा उसका हिस्सा बनने वाली थी। एपिसोड 3, मौत की फॉर्मेशन। गुफा के सामने भयानक लड़ाई चल रही थी। हर कोई बस एक ही बात पर अड़ा था, गुफा के अंदर जाना। लेकिन क्यों? उस गुफा में ऐसा क्या था, यह किसी को भी ठीक से नहीं पता था। लालच डर से कहीं बड़ा हो चुका था। तभी 2-3 लोग हिम्मत जुटाकर सीधे गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने एक अदृश्य सीमा पार की, फ्लैश, तेज रोशनी चमकी। चीखें तक गूंजने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल उनके शरीर फॉर्मेशन से टकराते ही जलकर राख बन गए। हवा में मौत की गंध फैल गई। सब जम गए। लड़ाई उसी पल रुक गई। अब सब समझ चुके थे, गुफा के सामने एक खतरनाक फॉर्मेशन लगी हुई थी। पेड़ों की आड़ में खड़ा श्वेत पूरा पसीने में डूब चुका था। उसकी सांसें भारी थीं। ये साधारण जगह नहीं है। और तभी उसके गले में लटका लॉकेट जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। पहले हल्का, फिर तेज, और फिर वह साफ तौर पर फॉर्मेशन की ओर इशारा करने लगा। श्वेत की आंखें फैल गईं। पागल हो गया है क्या?
उस फॉर्मेशन में गए तो सीधे मरना है। उसके कदम पीछे हटे। वह अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता था, लेकिन अचानक लॉकेट ने उसे जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। श्वेत घसीटता हुआ सबके सामने आ गया। अब सबकी नजर उसी पर थी। ये कौन है? अकेला आया है, पकड़ो इसे। लालच फिर से जाग उठा। सब उसे मारने के लिए पीछे दौड़े। श्वेत भागा। दिल सीने से बाहर आने को था। सामने मौत की फॉर्मेशन, पीछे भूखे दरिंदे। उसके मुंह से निकला, आगे फॉर्मेशन, पीछे क्रिमेशन। चलो फॉर्मेशन ही सही। और वह सीधे फॉर्मेशन के अंदर कूद गया। अगला पल श्वेत फॉर्मेशन के भीतर था, जिंदा। लेकिन जो लोग उसके पीछे आए वे फॉर्मेशन से टकराए और उसी पल राख बन गए। सन्नाटा। श्वेत की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। मैं जिंदा हूँ। लॉकेट अब शांत था और तभी पूरा अंधेरा छा गया। श्वेत बेहोश हो गया। पूर्ण ब्लैकआउट। एक दिन बाद श्वेत की आंखें धीरे धीरे खुली। वह गुफा के अंदर था। चारों ओर अजीब सी खामोशी, इतनी खामोशी कि उसकी सांसों की आवाज उसे खुद डराने लगी। वह घबरा गया। मैं अभी जिंदा हूँ न? वह संभलकर खड़ा हुआ और आगे कदम बढ़ाया। क्लिक। उसका पैर एक अलगसी टाइल पर पड़ा। अगले ही पल धड़ाम, जमीन फटी और उसके नीचे एक सुरंग खुल गई। श्वेत सीधे नीचे गिरा। अरे धप्प। वह जमीन पर सीधे अपने बम पर आ गिरा। दर्द से कराहते हुए बोला, लगता है गुफा का स्वागत कुछ ज्यादा ही वार्म है। अंधेरा पूरा निगल चुका था। उसने आसपास टटोला और किसी तरह आग जला दी। रोशनी फैली ही थी कि फड़फड़ाहट, सैकड़ों चमगादड़ उसकी ओर टूट पड़े। ननन ही, ये हॉरर सेक्शन क्यों एक्टिवेट हो गया? डर के मारे उसने तुरंत आग बुझा दी। फिर से अंधेरा। कांपते हाथों से उसने एक लकड़ी उठाई और दीवारों को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ठक, वह किसी दीवार से टकराया। अगले ही पल वह दीवार अपने आप खुल गई। श्वेत को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। वह एक झरने से नीचे गिर पड़ा। तेज पानी, तेज बहाव। आज गिरने का क्वोटा पूरा नहीं हुआ क्या? पानी उसे कई बार पत्थरों से टकराता हुआ नीचे ले गया। किसी तरह वह तैरता हुआ बाहर निकला। सांसें टूट रही थीं और तभी उसने देखा रोशनी, सिर्फ रोशनी, अंधीन चमकती हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो एग्जिट यही है। थकान भूलकर वह उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, धड़ाम, एक अदृश्य शील्ड उसके सामने प्रकट हुई। उसने अनजाने में उसे छू लिया। अगले ही पल झटका। श्वेत हवा में उछला, पूरे 50 फीट दूर जा गिरा। जमीन पर लुढ़कते हुए उसके मुंह से निकला, अब समझ आया, ये जगह फ्री एग्जिट नहीं देती। वह दर्द से कराहता हुआ आकाश की ओर देखने लगा। उसे नहीं पता था यह शील्ड उसकी परीक्षा थी और यह गुफा अभी खत्म नहीं हुई थी। एपिसोड 4, उम्र की शर्त। शील्ड के जोरदार झटके से श्वेत पूरे 50 फीट दूर जा गिरा। शरीर जवाब दे चुका था। दर्द हड्डियों तक उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। वह धीरे धीरे उठा, कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। कमजोर हूँ, पर हार मानने का ऑप्शन नहीं है। उसने उस अदृश्य शील्ड को ध्यान से देखा। हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और शील्ड की ओर फेंक दिया। धप्प, पत्थर शील्ड से टकराया और अगले ही पल उल्टा घूमकर सीधे श्वेत को ही आ लगा। ओह, मतलब रिटर्न पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। अब वह समझ चुका था, यह शील्ड सिर्फ रोकने के लिए नहीं, परखने के लिए थी। वह वहीं बैठ गया, सोच में डूबा हुआ। तभी उसकी नजर नीचे गिरे सूखे पत्तों पर पड़ी। कुछ अलग लग रहे थे। उसने तुरंत सारे पत्ते हटाए। नीचे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। श्वेत झुककर पढ़ने लगा। दाईं ओर एक अदृश्य द्वार है। अपने खून की एक बूंद जमीन पर गिराओ, द्वार प्रकट होगा। चेतावनी, द्वार में प्रवेश करने वाले की उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, अन्यथा द्वार की फॉर्मेशन तुम्हें राख बना देगी। श्वेत की सांस अटक गई।
वह तुरंत गिनने लगा, 6, 7, नहीं, मैं तो अभी 14 का ही हूँ। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। तो एलिजिबिलिटी क्लियर है। वह दाईं ओर बढ़ा और खाली हवा में हाथ रखा। झंझनाहट, तेज बिजली सी उसकी हथेली में दौड़ गई। उसने हाथ पीछे खींच लिया। ओके, ये इनविजिबल है, इमेजिनरी नहीं। अचानक उसे याद आया, खून, मुझे खून देना है। उसने अपनी मुट्ठी को देखा। दिल तेज धड़कने लगा। यह मजाक नहीं था, यह या तो अवसर था या अंत। श्वेत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चलो डेस्टिनी से थोड़ी ब्लड डोनेशन कर लेते हैं। उसने नजर अपने हाथ पर टिकाई। अगला कदम सब कुछ बदल सकता था। जैसे ही श्वेत ने अपनी उंगली काटी और खून की बूंद जमीन पर गिराई, धड़ 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 पूरी गुफा कांपने लगी। दीवारें हिलने लगीं, छत से पत्थर झरने लगे। श्वेत की रूह कांप गई। पसीना उसके पूरे शरीर को भिगो चुका था। ये ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गया। तभी अचानक सब शांत। झरने का पानी रुक गया, हवा थम गई और उसी पल ऊपर से तेज रोशनी की एक लकीर फॉर्मेशन पर आ गिरी। कड़क, फॉर्मेशन में दरार पड़ी और अगले ही पल पूरी फॉर्मेशन टूट गई। श्वेत की आंखें चमक उठीं। टूट गई, सच में टूट गई। खुशी से भरा हुआ वह आगे बढ़ा ही था कि चटक, एक छोटी सी बिजली सीधे उस पर आ गिरी। उसका शरीर झटका खा गया। वह वहीं रुक गया। अब क्या बचा है? कुछ तो और होना ही था। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और तभी चकाचक चकाचक, एक के बाद एक बिजलियां उस पर टूटने लगीं। श्वेत डर गया। उसने आंखें बंद कर लीं। बस इतना ही सफर था क्या? तभी एक अनोखी घटना हुई। उसके सीने पर टंगा लॉकेट अचानक तेजी से चमकने लगा। नीली सफेद रोशनी, बिजलियां लॉकेट की ओर खींची चली आईं। एक एक करके सारी बिजली उसमें समा गई। कुछ ही पलों में पूरा सन्नाटा। श्वेत ने धीरे से आंखें खोली। चारों ओर शांति थी। उसने खुद को देखा। अरे, मैं मरा नहीं। उसके दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था। उसे लॉकेट का ख्याल तक नहीं आया। शायद कोई मायाजाल होगा। वह ज्यादा सोचे बिना फिर से गुफा के अंदर उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी घर एक तेज गुर्राहट गूंजी। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा भेड़िया सीधे उस पर झपटा। भेड़िए का बच्चा, बॉडी रिफाइनिंग दूसरी अवस्था। उसके सामने श्वेत, एक चींटी जैसा। श्वेत की आंखें फैल गईं। वाह, वेलकम गिफ्ट भी मिल रहा है। भेड़िया अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसकी ओर झपटा। यह श्वेत की पहली असली लड़ाई थी। एपिसोड 5, बिजली का बंधन और काली रोशनी। जैसे ही उस भेड़िए के बच्चे ने हमला किया, श्वेत जान बचाकर भागने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दौड़ते हुए वह खुद को कोस रहा था। हर बार यही क्यों होता है मेरे साथ? गुफा की जमीन फिसलन भरी थी। सांसें टूट रही थीं। बहुत संघर्ष के बाद वह पल आया जब भेड़िया उसे मारने के कगार पर ले आया। नुकीले दांत बस एक पल दूर थे। श्वेत की आंखों में असहायता थी। और तभी चकाचक, उसके सीने पर टंगा पेंडेंट जोर से चमका। नीली बैंगनी बिजली की लहरें उससे निकलीं और सीधे भेड़िए पर जा लगीं। धड़ाम, भेड़िया वहीं गिर पड़ा, बेहोश। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। समय बीता। कितने दिन श्वेत को नहीं पता। जब उसकी आंख खुली तो उसे सबसे पहले अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अपने शरीर को देखा। सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नजर भेड़िए के बच्चे पर पड़ी। वह अब जाग चुका था, लेकिन हमला करने की जगह वह कांप रहा था। श्वेत को देखते ही उसने सिर झुका दिया, मुंह नीचे करके जैसे सलामी दे रहा हो। श्वेत हक्का बक्का रह गया। ये क्या सीन है? उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसने भेड़िए को मारा नहीं, उल्टा धीरे से उसका सिर सहलाया। ठीक है, काम रहा, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। भेड़िया और शांत हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं, आज्ञा थी। श्वेत फिर से गुफा के भीतर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा।
उसका पेंडेंट फिर से वाइब्रेट करने लगा, पहले हल्का फिर तेज, मानो किसी चीज की ओर खींच रहा हो। कुछ कदम आगे वह रुक गया। उसके सामने एक जल कुंड, पानी स्थिर था और ठीक उसके बीचों बीच काली रोशनी, न चमकती न बुझती, बस गहराई से उसे बुलाती हुई। श्वेत ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। लगता है असली कहानी अब शुरू होने वाली है। उसकी नजर काली रोशनी पर जमी रह गई। जैसे ही श्वेत की नजर उस काली रोशनी पर पड़ी, उसके सीने पर टंगा लॉकेट अचानक तेज चमक उठा। अगले ही पल लॉकेट जलने लगा, ऐसी जलन जैसे सीधा आत्मा तक पहुंच रही हो। श्वेत ने दांत भींच लिए। अब सोचने का टाइम नहीं है। ना आगे देखा ना पीछे, वह सीधे जल कुंड में कूद गया। छपाक, ठंडा पानी, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। हड्डियां खींचने लगीं, मांसपेशियां सख्त होने लगीं। दर्द था, पर अजीब सी ताकत भी थी। श्वेत ने पानी के अंदर ही पलटी मार मार कर ट्रेनिंग शुरू कर दी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे सिखा रही हो। समय बहता गया। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन। जब वह रुका, उसका शरीर पहले जैसा नहीं था। मांसपेशियां उभर चुकी थीं। उसने बॉडी अवेकनिंग स्टेज में प्रवेश कर लिया था। तो ये है असली शुरुआत। तभी उसे कुछ गलत लगा। उसने धीरे से आंखें खोली और अगले ही पल उसके सामने एक विशाल नाग था। काली चमकदार आंखें, भयानक फुफकार, वही काली रोशनी का रक्षक। श्वेत को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। नाग ने सीधे उस पर झपट्टा मारा, उसकी देह को कसकर जकड़ लिया। सांस रुकने लगी। नाग ने उसे निगलने के लिए मुंह खोला और तभी फ्लैश, एक सफेद रोशनी सीधे नाग के मुंह पर आ लगी। नाग गुस्से से चीख पड़ा। उसने पलटकर देखा, बेबी वुल्फ, वही जिसे श्वेत ने बचाया था। अब दोनों में भयानक संघर्ष शुरू हो गया। दांत, पंजे, फुफकार, पूरा कुंड कांपने लगा। दोनों घायल होते गए और तभी गर्र, बेबी वुल्फ की देह से ताकत फूट पड़ी। उसकी शक्ति सीधे बॉडी रिफाइनिंग तीसरी अवस्था में पहुंच गई। उसकी आंखें बिजली से चमक उठीं। उसने पूरा जोर लगाकर बिजली का हमला किया। नाग चीख भी नहीं पाया, वह वहीं ढेर हो गया। लेकिन बेबी वुल्फ भी ताकत खर्च कर बेहोश हो गया। श्वेत यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल भारी हो गया। वह दौड़कर आया और बेबी वुल्फ को उठाकर जल कुंड के किनारे ले गया। धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे। कुछ देर बाद वह होश में आया। श्वेत की आंखें नम हो गईं। वह झुककर उसे गले लगा लिया। आज से तेरा नाम एलेक्स है, बेबी वुल्फ ने हल्की सी आवाज निकाली। तभी श्वेत को काली रोशनी याद आ गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी आंखें काली हो गईं और उसके कानों में एक गहरी, प्राचीन आवाज गूंजी, 14 साल से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। श्वेत की सांस थम गई। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह किसी अमर की पुकार थी। एपिसोड 6, काली बिजली और ग्रंथ का चुनाव। जैसे ही श्वेत ने वह आवाज सुनी, 14 साल से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, उसका पूरा शरीर झटके से होश में आ गया। कौन है? वह घबराकर पीछे हटने लगा। लेकिन तभी कड़क, एक तेज काली बिजली सीधे उसकी ओर लपकी। उसके कपड़े पल भर में जलकर राख हो गए। दर्द उसकी नसों में दौड़ गया। वह संभल भी नहीं पाया था। वही काली बिजली उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगी। चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी और उसी गूंजती आवाज ने फिर कहा, डरो मत मानव, तुम मेरे मालिक हो, सिर्फ तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। श्वेत की आंखें फटी की फटी रह गईं। मालिक, मैं, लेकिन जवाब देने से पहले उसका शरीर और नहीं सह पाया। उसकी चेतना डगमगा गई और वह बेहोश हो गया। लेकिन यातना रुकी नहीं। उस पर लगातार काली बिजलियां गिरती रहीं। उसकी चीखें गुफा में गूंजती रहीं। रुक, पर हर बार उसके सीने पर टंगा पेंडेंट चमक उठता। वह ज्यादातर बिजली को अपने अंदर सोख लेता।
जैसे वह पहले से इस सब के लिए तैयार था। न जाने कितनी देर बाद सब शांत हो गया। श्वेत की उंगलियां हिलीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। चारों ओर अजीब शांति थी। काली ऊर्जा अब सिकुड़ चुकी थी। उसने खुद को देखा। शरीर पर हल्की सी काली लकीरें उभरी थीं, जैसे बिजली के निशान। मैं जिंदा हूँ, उसने सामने देखा। वहाँ काली परछाई के बीच एक पुराना ग्रंथ जमीन पर पड़ा था। उससे धीमी सी काली आभा निकल रही थी। श्वेत ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ग्रंथ को छुईं, उसके दिल में एक अजीब सी पहचान जगी। ये मेरा इंतजार कर रहा था। ग्रंथ के पहले पन्ने पर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे, मानो खून और बिजली से लिखे जा रहे हों। और श्वेत को पहली बार एहसास हुआ, यह गुफा सिर्फ परीक्षा नहीं थी, यह उसके भाग्य का चयन था। जैसे ही श्वेत ने उस ग्रंथ को छुआ, शू शू शू, चारों दिशाओं से तेज तलवारें हवा चीरती हुई सीधे उसकी ओर बढ़ी। श्वेत का दिल धक से रह गया। उसने बिना सोचे आंखें बंद कर लीं। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं, कोई वार नहीं। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा ग्रंथ उसके हाथ में था, और जो भी तलवार उसे छूने की कोशिश करती वह उसी पल राख में बदल जाती। श्वेत की सांस रुक सी गई। तभी उसके अंतर्मन से एक भारी गूंजती आवाज आई, मैंने तुम्हें चुना है, अब से तुम ही मेरे मालिक हो। श्वेत सन्न रह गया। आवाज आगे बोली, जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी मेरी ताकत भी बढ़ेगी। मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ। श्वेत की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन तुम हो कौन? आवाज में एक अजीब गर्व था। मैं हूँ वज्र ग्रंथ, थंडर क्रिएटर। श्वेत की आंखें फैल गईं। आवाज गहरी होती चली गई। 14 साल से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। मुझे यहाँ एक सरपास ने कैद किया था। उसने नियम बनाए कि सिर्फ एक टीनेजर मुझे यहाँ से मुक्त कर सकेगा, और वही मेरा मालिक होगा। एक पल की चुप्पी। उसने मुझे यहाँ छोड़ा ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। यह सब सुनकर श्वेत का दिमाग पूरी तरह घूम गया। सरपास, नियम, 14 साल। वह परेशान होकर अपने बाल खींचने लगा। ये सब क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वज्र ग्रंथ अचानक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। ग्रंथ सीधे उसके शरीर में समा गया। श्वेत की पीठ में तेज जलन उठी। ऐसी जलन मानो आग और बिजली एक साथ चीर रही हो। उसकी पीठ पर एक काला थंडर ईगल उभरने लगा। उसके पंख बिजली से बने थे। दर्द असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह से खून टपक पड़ा। उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। और फिर सब शांत, पूरी तरह शांत। श्वेत की आंखें खुलीं। अब वे गहरी काली थीं। उसके चारों ओर प्राकृतिक ऊर्जा अपने आप उसकी ओर खींचने लगी। उसकी नेचर एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी थी। 6 महीने बीत गए। गुफा में समय जैसे रुक गया था। जब श्वेत उठा वह बदल चुका था। अब वह बॉडी अवेकनिंग चौथी अवस्था में पहुंच चुका था। उसकी सुनने की क्षमता, गति, प्रतिक्रिया सब असाधारण स्तर पर थे। अब वह अपने से 2 स्टेज ऊपर के व्यक्ति को भी हरा सकता था। जब वह गुफा से निकलने के लिए आगे बढ़ा तभी उसके सामने एक जाना पहचाना मासूम चेहरा आया। एलेक्स। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। एलेक्स ने उसे आगे बढ़ाया। श्वेत ने स्क्रॉल खोला और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें हाई रेंज फाइटिंग स्किल लिखी थी, जो पावर लेवल के साथ और भी घातक होती जाती थीं। स्क्रॉल के ऊपर नाम लिखा था, थंडर स्ट्राइक। एपिसोड 8, थंडर स्ट्राइक की गूंज और एक परचाही। थंडर स्ट्राइक एक तकनीक जो अपने से 2 स्टेज ताकतवर दुश्मन को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। श्वेत ने धीरे से मुस्कराते हुए स्क्रॉल बंद किया। लगता है असली सफर अब शुरू हुआ है। पीठ पर थंडर ईगल हल्का सा चमका। स्क्रॉल बंद करते ही श्वेत ने एलेक्स की तरफ देखा। एलेक्स की आंखों में वही भरोसा था जो बिना शब्दों के सब कह देता है। तू
इसे कैसे लाया? श्वेत ने धीमे से पूछा। एलेक्स ने पूंछ हिलाई और गुफा के अंदर की ओर देखा, जैसे कहना चाहता हो यह भी उसी का इंतजाम था। श्वेत ने स्क्रॉल को फिर से खोला। जैसे ही उसने थंडर स्ट्राइक की पहली पंक्ति पढ़ी, उसके शरीर में हल्की सी बिजली दौड़ गई। शब्द सिर्फ लिखे नहीं थे, वे सीधे दिमाग में उतर रहे थे। ये टेक्निक पढ़ी नहीं जा रही, सीखी जा रही है। श्वेत ने गहरी सांस ली और ध्यान में बैठ गया। थंडर ईगल का निशान उसकी पीठ पर हल्का हल्का चमकने लगा। गुफा की प्राकृतिक ऊर्जा तेजी से उसकी ओर खींचने लगी। एलेक्स थोड़ा पीछे हट गया। हवा में बिजली की हल्की सी गंध फैल गई। अचानक कड़क, श्वेत की मुट्ठी में नीली बिजली इकट्ठा हो गई। उसने आंखें खोली। थंडर स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म। उसने सामने खाली चट्टान की ओर मुक्का मारा। धड़ाम, बिजली की लहर सीधे चट्टान से टकराई और वह बीच से फट गई। पत्थर राख बनकर नीचे गिरने लगे। श्वेत खुद हैरान रह गया। इतनी ताकत, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन उसी पल उसके घुटने कांप गए, सिर भारी हो गया। समझ गया, टेक्निक पावरफुल है, पर प्राइस भी लेती है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एलेक्स तुरंत उसके पास आया और उसे सहारा दिया। तभी वज्र ग्रंथ की आवाज उसके मन में गूंजी, जल्दी मत करो मालिक। थंडर स्ट्राइक तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति से चलता है। अभी तुम बॉडी अवेकनिंग की चौथी अवस्था में हो। जल्दबाजी तुम्हें तोड़ सकती है। श्वेत ने हल्की हंसी हंसी, मतलब शॉर्टकट अलाउड नहीं है। उसने खड़े होकर गुफा के बाहर की ओर देखा। अब वह जगह उसे बांध नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल जानता था, बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी। एकेडमी, आकाश, सब वही होंगे। उसकी आंखों में शांत आग जल रही थी, पर श्वेत वही नहीं रहा। एलेक्स उसके कंधे के पास खड़ा हो गया। थंडर ईगल का निशान एक बार फिर चमका। गुफा के बाहर आसमान में बादल गरजने लगे। यह वापसी की आहट थी। जैसे ही श्वेत गुफा के बाहर आया, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। कोई था, लेकिन क्या था, कौन था, यह समझ में नहीं आ रहा था। अजीब बात यह थी कि इस बार वह डरा नहीं, बस थोड़ा सतर्क था। उसने धीरे से कहा, एलेक्स, क्या तुझे भी कुछ अजीब लग रहा है? एलेक्स ने हाँ में गर्दन हिलाई और तुरंत पीछे की ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवा तक शांत थी, और तभी एक काली परछाई सीधे श्वेत के सामने प्रकट हुई। ना कोई आहट, ना कोई चेतावनी। श्वेत को यह तक पता नहीं चला कि वह कब आई। अगले ही पल धड़ाम, उस परछाई ने सीधा हमला किया। श्वेत उड़ता हुआ गुफा के छोर तक गया और दीवार में धंस गया। यह देखते ही एलेक्स गरजा और छलांग लगाकर उस परछाई पर टूट पड़ा। लेकिन परछाई ने सिर्फ एक उंगली उठाई और एलेक्स दूर जा गिरा। यह दृश्य देखकर श्वेत की जान हलक में आ गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझ पर बिना वजह हमला क्यों कर रहे हो? परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चारों ओर भारी दबाव बढ़ने लगा। अदृश्य ताकत श्वेत के शरीर को कुचलने लगी। कड़क कड़क हड्डियां चटकने लगीं। श्वेत घुटनों के बल जमीन पर आ गया। मुंह से खून बहने लगा। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। और तभी उसकी पीठ पर बना थंडर ईगल का टैटू तेजी से चमकने लगा। भयानक दर्द के साथ उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। श्वेत धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आभा बदल चुकी थी। परछाई यह देखकर मुस्कुरा दी। उसने और ज्यादा ताकत बढ़ाई। धड़ाम, श्वेत फिर से जमीन में धंसने लगा। लेकिन तभी उसके सीने पर टंगा पेंडेंट भी चमक उठा। बिजली सी लहर फैली। यह देखकर परछाई के माथे पर शिकन आ गई। पहली बार उसके चेहरे पर परेशानी झलकी। उसने तुरंत अपनी ताकत हटा ली। श्वेत के पास आकर उसने उसे खड़ा किया और अपने हाथ से एक हीलिंग पिल उसकी ओर बढ़ाई। इसे खा लो। श्वेत हिचकिचाया, फिर गोली निगल ली। अगले ही पल उसके घाव तेजी से भरने लगे। दर्द गायब होने लगा। शरीर फिर से ताजा महसूस हुआ। श्वेत हैरानी से उस परछाई को देखता रहा। एपिसोड 8, रक्त की गूंज। जैसे ही हीलिंग पिल का असर श्वेत के शरीर में फैला,
उसकी सांसें स्थिर होने लगी। टूटी हड्डियों का दर्द धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन डर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। अब यहीं से निकलना होगा, उसने मन ही मन सोचा। अचानक वह पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भाग पड़ा, हवा को चीरता हुआ। हर कदम पर थंडर एनर्जी फूट रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने दुनिया जैसे पलट गई। वही काली परछाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। श्वेत झटके से रुक गया। कैसे उसके मुंह से बस यही निकला। परछाई बिल्कुल शांत थी। उसने धीरे धीरे अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसकी आंखें श्वेत की आंखों में नहीं, सीधे उसके पेंडेंट पर जमी हुई थीं। वह एकटक उसे देखता रहा, जैसे किसी भूली हुई याद को टटोल रहा हो। ना कोई हत्या भाव, ना गुस्सा, बस भारी खामोशी। श्वेत को अचानक एहसास हुआ, ये पेंडेंट के पीछे है। उसने तुरंत अपना हाथ सीने पर रखा, कांपती आवाज में बोला, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। यह सुनते ही परछाई जड़ हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगीं। कुछ पल वह बस श्वेत को देखता रहा, फिर अचानक हाँ, उसकी हंसी गूंजती हुई पूरी गुफा में फैल गई। चट्टानें कांपने लगीं। एलेक्स डर के मारे श्वेत के पीछे सिकुड़ गया। श्वेत हैरान था, ये हंस क्यों रहा है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हंसते हंसते परछाई ने अपनी आंखें संकरी की और बोला, तो तुम उसी के बेटे हो। उसकी आवाज अब भारी थी, गहरी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। तभी मैं सोच रहा था कि वज्रा ग्रंथ किसी ऐसे इंसान को कैसे चुन सकता है जिसे बड़े बड़े सरपास भी छू नहीं पाए। उसने श्वेत की पीठ की ओर नजर डाली। ब्लैक थंडर ईगल धीमे धीमे चमक उठा। आखिरकार तुम उसी का खून हो। श्वेत की आंखें तेजी से चमक उठीं। दिल जोर से धड़क उठा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कई सालों का दर्द, सवाल, गुस्सा, सब एक साथ उभर आया। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर बोला, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? परछाई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कराई। जानता। उसकी हंसी अब हल्की थी। नहीं लड़के, मैंने उसे बनते हुए नहीं। एपिसोड 8 रक्त की गूंज। जैसे ही हीलिंग पिल का असर श्वेत के शरीर में फैला, उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। टूटी हड्डियों का दर्द धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन डर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। अब यहीं से निकलना होगा, उसने मन ही मन सोचा। अचानक वह पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भाग पड़ा, हवा को चीरता हुआ। हर कदम पर थंडर एनर्जी फूट रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने दुनिया जैसे पलट गई। वही काली परछाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। श्वेत झटके से रुक गया। कैसे उसके मुंह से बस यही निकला। परछाई बिल्कुल शांत थी। उसने धीरे धीरे अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसकी आंखें श्वेत की आंखों में नहीं, सीधे उसके पेंडेंट पर जमी हुई थीं। वह एकटक उसे देखता रहा, जैसे किसी भूली हुई याद को टटोल रहा हो। ना कोई हत्या भाव, ना गुस्सा, बस भारी खामोशी। श्वेत को अचानक एहसास हुआ, ये पेंडेंट के पीछे है। उसने तुरंत अपना हाथ सीने पर रखा, कांपती आवाज में बोला, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। यह सुनते ही परछाई जड़ हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगीं। कुछ पल वह बस श्वेत को देखता रहा, फिर अचानक उसकी हंसी गूंजती हुई पूरी गुफा में फैल गई। चट्टानें कांपने लगीं। एलेक्स डर के मारे श्वेत के पीछे सिकुड़ गया। श्वेत हैरान था, ये हंस क्यों रहा है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हंसते हंसते परछाई ने अपनी आंखें संकरी की और बोला, तो तुम उसी के बेटे हो। उसकी आवाज अब भारी थी, गहरी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। तभी मैं सोच रहा था कि वज्रा ग्रंथ किसी ऐसे इंसान को कैसे चुन सकता है
जिसे बड़े बड़े सरपास भी छू नहीं पाए। उसने श्वेत की पीठ की ओर नजर डाली। ब्लैक थंडर ईगल धीमे धीमे चमक उठा। आखिरकार तुम उसी का खून हो। श्वेत की आंखें तेजी से चमक उठीं। दिल जोर से धड़क उठा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कई सालों का दर्द, सवाल, गुस्सा सब एक साथ उभर आया। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर बोला, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? परछाई कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कराई। जानता? उसकी हंसी अब हल्की थी। नहीं लड़के, मैंने उसे बनते हुए नहीं, बल्कि इतिहास बनते हुए देखा है। श्वेत की सांस अटक गई। तुम्हारे पिता इस दुनिया के नियम तोड़ने वालों में से एक थे। जिस दिन वो चले गए, उस दिन कई सरपास रातों रात गायब हो गए। परछाई ने धीरे धीरे अपना हुड हटाया। उसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आया, लेकिन आंखों में भयानक गहराई थी। और तुम उसी तूफान की अगली गूंज हो। श्वेत मुट्ठियां भींच चुका था। उसकी आवाज अब डरी हुई नहीं थी, बल्कि कठोर थी। तो फिर बताइए, मेरे पापा आखिर कौन थे? और आपने मुझ पर हमला क्यों किया? परछाई धीरे से मुस्कराई। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में उसके काबिल हो। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अगर जिंदा रहना है श्वेत, तो तुम्हें गॉड ऑफ सरपास बनना ही होगा। यह कहते ही वह काली धुंध में घुल गया। गुफा फिर से शांत हो गई। श्वेत वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मेरे पिता आखिर तुम थे कौन? और कहीं दूर एक बहुत बड़ी तूफानी कहानी जाग चुकी थी। एपिसोड 9 सिंह का टोकन। श्वेत कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह अटकती आवाज में बोला, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? वो कहाँ है? काली परछाई हल्की सी मुस्कराई। उसकी मुस्कान में न जवाब था, न इनकार, बस रहस्य। मैं जानता हूँ या नहीं, वो अलग बात है। उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इतना जरूर जान लो, अगर तुम्हें अपने पिता को ढूंढना है तो तुम्हें सरपास बनना होगा। श्वेत ध्यान से सुन रहा था। इस हाल में, इस कमजोर ताकत के साथ तुम रास्ते में किसी के सामने टिक भी नहीं पाओगे। परछाई की आवाज गंभीर हो गई। जब तुम वज्रा ग्रंथ को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उसका असली मालिक कौन है। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चीज श्वेत की ओर फेंकी। तब श्वेत ने उसे पकड़ लिया। वह एक टोकन था। उस पर उभरा हुआ शेर, लायन का निशान चमक रहा था। इसे संभाल कर रखना। परछाई बोली, एकेडमी में मिलेंगे। और अगले ही पल वह हवा में घुल गई। श्वेत बस उस टोकन को देखता रहा। एकेडमी, उसके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं। उसने टोकन को जेब में रखने के लिए पैंट में हाथ डाला और अचानक जम गया। उसने नीचे देखा और एक जोरदार चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, ना शर्ट, ना पैंट, ना कुछ, पूरा नंगा। उसे तुरंत सब समझ आ गया। जब वज्रा ग्रंथ मिला था, तब उसकी बिजली ने मेरे सारे कपड़े जला दिए थे। वह इधर उधर घबराकर देखने लगा। अगर किसी ने देख लिया तो आज सरपास बनने से पहले शर्म से मर जाऊंगा। थोड़ी दूर जंगल के रास्ते पर उसे कुछ लुटेरे दिखाई दिए। श्वेत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सॉरी भाई, आज चैरिटी नहीं है। कुछ ही देर में लुटेरे बेहोश पड़े थे और श्वेत उनके कपड़े पहनकर अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद उसके सामने एक विशाल शहर उभरा। शहर के द्वार पर लिखा था, त्रिभुजा नगर। त्रिभुजा। श्वेत रुक गया। उसकी आंखों में पुरानी तस्वीरें घूम गईं। यही वो जगह है जहां मैंने हर दिन अपमान झेला, जहां मुझे कमजोर कहकर कुचला गया। इसी शहर में थी हेवन एकेडमी, वही एकेडमी जहां आकांश सितारा था। एपिसोड 9 सिंह का टोकन। श्वेत कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज थी।
आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह अटकती आवाज में बोला, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? वो कहाँ है? काली परछाई हल्की सी मुस्कराई। उसकी मुस्कान में न जवाब था न इनकार, बस रहस्य। मैं जानता हूँ या नहीं वो अलग बात है, उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इतना जरूर जान लो, अगर तुम्हें अपने पिता को ढूंढना है तो तुम्हें सरपास बनना होगा। श्वेत ध्यान से सुन रहा था। इस हाल में, इस कमजोर ताकत के साथ तुम रास्ते में किसी के सामने टिक भी नहीं पाओगे। परछाई की आवाज गंभीर हो गई। जब तुम वज्रा ग्रंथ को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख जाओगे, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उसका असली मालिक कौन है। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चीज श्वेत की ओर फेंकी। तब श्वेत ने उसे पकड़ लिया। वह एक टोकन था। उस पर उभरा हुआ शेर, लायन का निशान चमक रहा था। इसे संभाल कर रखना, परछाई बोली। एकेडमी में मिलेंगे। और अगले ही पल वह हवा में घुल गई। श्वेत बस उस टोकन को देखता रहा। एकेडमी, उसके दिमाग में पुरानी यादें तैरने लगीं। उसने टोकन को जेब में रखने के लिए पैंट में हाथ डाला और अचानक जम गया। उसने नीचे देखा और एक जोरदार चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, ना शर्ट, ना पैंट, ना कुछ, पूरा नंगा। उसे तुरंत सब समझ आ गया। जब वज्रा ग्रंथ मिला था, तब उसकी बिजली ने मेरे सारे कपड़े जला दिए थे। वह इधर उधर घबराकर देखने लगा। अगर किसी ने देख लिया तो आज सरपास बनने से पहले शर्म से मर जाऊंगा। थोड़ी दूर जंगल के रास्ते पर उसे कुछ लुटेरे दिखाई दिए। श्वेत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सॉरी भाई, आज चैरिटी नहीं है। कुछ ही देर में लुटेरे बेहोश पड़े थे और श्वेत उनके कपड़े पहनकर अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद उसके सामने एक विशाल शहर उभरा। शहर के द्वार पर लिखा था त्रिभुजा नगर। त्रिभुजा। श्वेत रुक गया। उसकी आंखों में पुरानी तस्वीरें घूम गईं। यही वो जगह है जहां मैंने हर दिन अपमान झेला, जहां मुझे कमजोर कहकर कुचला गया। इसी शहर में थी हेवन एकेडमी, वही एकेडमी जहां आकांश सितारा था। और श्वेत मजाक। जैसे जैसे वह शहर में अंदर बढ़ा, लोगों की हंसी, ताने, धक्के सब याद आने लगे। अब मैं वही श्वेत नहीं हूँ। वह रास्ते पर चलता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। वह रुक गया, पोस्टर को ध्यान से देखा और उसकी आंखें शौक से फैल गईं। ये क्या? पोस्टर पर हेवन एकेडमी का निशान था और उसके नीचे एक बड़ा ऐलान। श्वेत की मुट्ठियां भींच गईं। लगता है मेरी वापसी सोचे से कहीं ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। एपिसोड 10 शून्य का शिष्य। श्वेत की नजर पोस्टर पर जमी रह गई। उसका ही चेहरा। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था मिसिंग। कुछ पल तक वह हिला नहीं। फिर उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठियों में भींच गईं। आंखों में अजीब सी चमक थी। तो हीरो बना दिया मुझे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब मजा आएगा जब ये हीरो जीरो से आगे बढ़ेगा। श्वेत सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। वही पुराना घर, वही टूटी छत, वही यादें। लेकिन दरवाजा खोलते ही वह रुक गया। घर पूरी तरह खाली था। ना द्रोण दादा, ना उनकी छड़ी, ना आवाज। सामान जैसे का तैसा रखा था। लकड़ी काटने के औजार भी अपनी जगह पर। दादा, कोई जवाब नहीं। उसके दिल में हल्की सी घबराहट उतरी, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद लकड़ी लेने निकल गए होंगे, थोड़ी देर में लौट आएंगे, यह सोचकर वह बाहर निकल गया। लेकिन उसे पता नहीं था, एक परछाई अब भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। दोस्त, दुश्मन, वक्त ही बताने वाला था। कुछ ही देर में वह हेवन एकेडमी के विशाल द्वार के सामने था। ऊंची दीवारें, कड़ा पहरा। गार्ड ने उसे रोक लिया। रुको, बाहर वालों को एंट्री नहीं है। गार्ड की आवाज सख्त थी। सिर्फ किसी गुरु के शिष्य ही एकेडमी की चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बिना गुरु नो एंट्री। श्वेत कुछ बोलने ही वाला था
कि अचानक उसे याद आया। टोकन। उसने धीरे से पैंट की जेब में हाथ डाला और वह शेर वाला टोकन निकालकर गार्ड के सामने रख दिया। बस गार्ड की आंखें फैल गईं। उसके माथे पर पसीना झलक आया। फिर एक पल में वह पूरी तरह पसीने से भीग गया। ये गार्ड तुरंत घुटनों के बल झुक गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए हुजूर। बिना कुछ पूछे उसने दरवाजे खोल दिए। कृपया अंदर आइए। श्वेत हक्का बक्का रह गया। इतना असर, आखिर इस टोकन में ऐसा क्या है? वह अंदर बढ़ा, लेकिन उसका दिमाग अब भी उलझा हुआ था। तभी उसके सामने हवा काली होने लगी और वही परछाई फिर से उभर आई। इस बार वह मुस्कुरा रहा था। अब समझे, उसने शांत आवाज में कहा, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। श्वेत जड़ हो गया। शिष्य। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। मेरे बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, ना नाम ना पहचान। जब समय आएगा मैं खुद तुम्हें सबके सामने लाऊंगा। ये सुनते ही श्वेत का दिल जोर से धड़क उठा। वह कांपने लगा। मैं जिसे कोई सिखाना तो दूर पास भी नहीं बैठाता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। और ये आदमी जिसकी ताकत मेरी समझ से भी परे है, मुझे शिष्य बना रहा है। श्वेत और खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीधे घुटनों पर आ गया और झुककर भर्राई आवाज में बोला, गुरुदेव। नहीं, उसने सिर जमीन से लगाते हुए कहा, ओल्ड मैन मास्टर। परछाई कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उठो श्वेत, अभी तुम्हें बहुत कुछ बनना है। दूर कहीं किस्मत मुस्करा रही थी। शून्य को गुरु मिल चुका था और तूफान एकेडमी के अंदर घुस चुका था। एपिसोड 11 शर्त, शोर और चुनौती। जैसे ही श्वेत के मुंह से अनजाने में निकल गया, ओल्ड मैन मास्टर, काली परछाई अचानक रुक गई। उसका शरीर हल्का सा कांपा। फिर उसकी आवाज एकदम कठोर हो गई। ओल्ड मास्टर नहीं, हवा भारी हो गई। सिर्फ मास्टर। उसकी आंखें तेज चमकी। और ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। श्वेत सीधे खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क रहा था। परछाई एक कदम और आगे आई। और मेरी एक शर्त है। उसकी आवाज अब बिना किसी भावना के थी। अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाते हो तभी मेरे शिष्य बनोगे। एक पल का सन्नाटा। अगर हार गए तो ये सब भूल जाना। श्वेत की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। जीतना ही होगा, इतना कहकर वह परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई। अगले ही पल श्वेत एकेडमी के विशाल हॉल में था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। सैकड़ों उम्मीदवार। ऊर्जा, घमंड, डर सब हवा में घुला हुआ था। अचानक भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। सुना, आकाश सिर्फ 7 महीने में बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 2 पहुंच गया है। ये कैसे हो सकता है? और वो पहले से ज्यादा ब्रूटल हो गया है। अब सब उससे डरते हैं। श्वेत चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजर अपने आप भीड़ में आकाश को ढूंढने लगी। वही अहंकार, वही खूंखार नजर। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मैं उसे हरा ही दूंगी। यह एक लड़की की आवाज थी। सबकी नजर उधर मुड़ गई। वह आगे बढ़ रही थी। बड़े खूबसूरत होंठ, गहरी आंखें, लंबी टांगें। उसने तितली जैसे हल्के कपड़े पहन रखे थे। हर कदम पर वह और भी निखरती जा रही थी। हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर फुसफुसाहटें। ये तो राजा विक्रमादित्य की बड़ी बेटी सोनिया बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 3 में है। कुछ लोग तो कहते हैं ये आकाश से भी ज्यादा ताकतवर है। श्वेत की नजर अनजाने में उस पर टिक गई। दिल एक पल के लिए डगमगाया। खतरनाक है और खूबसूरत भी। उसने तुरंत खुद को संभाला। फोकस श्वेत। तभी एक घमंडी सा लड़का सोनिया के पीछे आ गया। कुछ कहने लगा, उसे छेड़ने की कोशिश, लेकिन सोनिया ने उसे एक नजर भी नहीं दी। फिर किसी की धीमी आवाज श्वेत के कान तक पहुंची, ये तो मंत्री का बड़ा बेटा कीर्तिमान है ना, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 4। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? सुना था
6 महीने पहले बाहर विशेष ट्रेनिंग के लिए गया था। श्वेत सब सुन रहा था और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसने अपने दिल में कहा, अब आएगा असली मजा। उसकी आंखों में आग जल उठी। मुझे भी देखना है मैं कितना काबिल हूँ। उसकी पीठ पर ब्लैक थंडर ईगल हल्का सा सिहर उठा। मुझे अपने मास्टर को साबित करना है कि मैं उनके लायक हूँ। भीड़ शोर से भर रही थी और उस शोर के बीच एक तूफान शांत खड़ा था। नाम श्वेत। एपिसोड 12 अंश कमजोर या शक्तिशाली। हेवन एकेडमी का सिलेक्शन हॉल आज किसी युद्धभूमि से कम नहीं लग रहा था। बीच में बना विशाल एंशिएंट फॉर्मेशन हल्की हल्की गरज के साथ घूम रहा था और उससे निकलता दबाव इतना ज्यादा था कि हवा तक भारी लग रही थी। एक सीनियर एल्डर आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, यह केवल सिलेक्शन नहीं है, यह जानने की परीक्षा है कि कौन इस रास्ते पर चलने लायक है। सबसे पहले बॉडी अवेकनिंग स्टेज के स्टूडेंट्स को बुलाया गया। एक छात्र पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मेशन में घुसा, लेकिन पहला ही कदम रखते ही उसकी टांगे कांप गईं। मुंह से खून की उल्टी निकली और वह बाहर फेंका गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। दूसरा स्टूडेंट गया, फिर तीसरा। कोई बेहोश हुआ, कोई जमीन पर लूटने लगा। भीड़ में डर साफ दिखने लगा। इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए जो बॉडी रिफाइनिंग से नीचे थे। फॉर्मेशन ने जरा भी दया नहीं दिखाई। खांसी, थूक और खून के साथ कई स्टूडेंट्स वहीं गिर पड़े। कई गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें बाहर ले जाया गया। तभी एल्डर की आवाज गूंजी, सोनिया। राजा विक्रमादित्य की बड़ी बेटी आगे बढ़ी। सोनिया बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 3 में थी। फॉर्मेशन ने उस पर जोर डाला। उसका चेहरा सख्त हुआ, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। कुछ पलों बाद एल्डर बोला, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 3। हॉल में हल्की राहत की सांस ली गई। अगला नाम पुकारा गया, कीर्तिमान मंत्री का बड़ा बेटा, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 4। फॉर्मेशन में घुसते ही दबाव कई गुना बढ़ गया, लेकिन वह मजबूती से खड़ा रहा। बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 4, एल्डर ने घोषणा की। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया जब अगला नाम पुकारा गया, आकाश। जैसे ही आकाश फॉर्मेशन में घुसा, फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगा। दबाव पहले से कहीं ज्यादा था। कुछ ही देर में एल्डर की आवाज गूंजी, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 4। पूरा हॉल हिल उठा। सिर्फ 7 महीनों में इतनी तेज तरक्की देखकर सब शॉक में थे। तभी एल्डर ने अगला नाम पुकारा, अंश। हॉल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कौन है? नाम तो कभी सुना नहीं। एक साधारण सा युवक आगे आया। कुछ स्टूडेंट्स हंस पड़े। बॉडी रिफाइनिंग से नीचे का लगता है, फॉर्मेशन में जाएगा और सीधे बाहर फेंका जाएगा। अंश जानता था कि उसकी असली ताकत सिर्फ बॉडी अवेकनिंग स्टेज 4 है। उसने हल्के से अपने पेंडेंट को छुआ। वज्रा ग्रंथ की हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। वह फॉर्मेशन में घुसा। पहले ही पल भयानक दबाव ने उसे जकड़ लिया। उसके घुटने कांपने लगे, सांस उखड़ने लगी। अब गया, किसी ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी पेंडेंट चमका। वज्रा ग्रंथ और पेंडेंट की शक्ति ने फॉर्मेशन के घातक दबाव को रोक लिया। यह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसे मिली रक्षा थी। किसी तरह वह फॉर्मेशन में खड़ा रहा। कुछ पलों बाद एल्डर ने गहरी सांस ली और बोला, बॉडी अवेकनिंग स्टेज 4। एक पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर हंसी भी फूटी और शौक भी। इतना कम स्टेज, फिर भी बच गया। बॉडी रिफाइनिंग वाले तो गिर गए थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ एल्डर्स की आंखें संकरी हो गईं। आकाश की नजर अंश पर टिक गई। उसके चेहरे से आत्मविश्वास की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अंश फॉर्मेशन से बाहर आया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जिंदा था। और दूर कहीं भीड़ और शोर से परे ये सब देखकर वो परछाई, जो श्वेत का मास्टर बना था, उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। एपिसोड 13 पहली टक्कर।
ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग बाहर हो गए, कुछ जीत गए, कुछ हार गए। चयन प्रक्रिया लगातार 2 दिनों तक चलती रही, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। फॉर्मेशन में जाते ही कई लोग बाहर फेंक दिए जा रहे थे। बॉडी रिफाइनिंग से नीचे के कई अभ्यर्थी फॉर्मेशन के दबाव में ही खून थूकने लगे। बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआत में कुछ बॉडी अवेकनिंग के छात्र भी फॉर्मेशन में उतरे, लेकिन उनमें से अधिकतर वहीं हार गए। पूरा हॉल भय और सन्नाटे से भर गया। तीसरे दिन अचानक एक एल्डर की भारी आवाज गूंजी, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 5। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर नजर फॉर्मेशन की ओर मुड़ गई। वहां एक युवक खड़ा था, विक्रांत, लगभग 6 फुट लंबा, उम्र करीब 18 से 20 वर्ष। शरीर मजबूत था, लेकिन जरा भी दिखावा नहीं। कपड़े साधारण, रंग गहरा, चेहरा पूरी तरह शांत। आंखों में न घमंड था, न क्रूरता, सिर्फ गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास। वह न भीड़ को देख रहा था, न किसी की प्रतिक्रिया की परवाह कर रहा था, मानो यह पूरा स्थान उसके लिए मायने ही न रखता हो। उसकी मौजूदगी मात्र से ही हवा भारी हो गई थी। चारों ओर फुसफुसाहट फैलने लगी, यही तो टॉप मारेगा, विक्रांत है ये बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 5। आकाश तो गया। ये सुनकर आकाश ने विक्रांत को घूरा। उसके होठों पर एक हल्की खूनी मुस्कान आई और वह मन ही मन बोला, इसे तो कुत्ते की मौत मारूंगा। दूसरी ओर भीड़ के एक कोने में खड़ा अंश थोड़ा परेशान हो गया। वह जानता था वज्रग्रंथ और थंडर स्ट्राइक दोनों को मिलाकर भी वह अधिकतम बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 2 तक ही पहुंच सकता है। और जो युवक सामने खड़ा था, विक्रांत, उसे हराना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव था। तभी अंश के मन में एक आवाज गूंजी, बच्चे डरो मत, तुमने जो प्रदर्शन किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मास्टर जीवित है, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। अंश की दृष्टि तुरंत इधर उधर गई और तभी उसने देखा राजा विक्रमादित्य के ठीक पास प्रशिक्षकों की कुर्सियों में वह परछाई शांत भाव से बैठी हुई थी। अंश थोड़ा चौंका, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद चयन प्रक्रिया समाप्त हुई। एल्डर मंच पर आए और बोले, कुल 1000 में से सिर्फ 300 लोग इस परीक्षा को पार कर पाए हैं। अगली परीक्षा 7 दिन बाद होगी, तब तक सभी विश्राम करें। इतना कहकर वे चले गए। तभी अंश के पीछे से एक मधुर आवाज आई। वह मुड़ा, सोनिया उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और बोली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर बात बदलते हुए उत्सुकता से पूछ बैठी, तुम इतने कमजोर होकर भी परीक्षा कैसे पास कर गए? कोई रहस्य है क्या? अंश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रहस्य तो है, लेकिन बता दिया तो तुम भी कमजोर हो जाओगी। सोनिया हंस पड़ी। यह सब दूर से देखकर कीर्तिमान का गुस्सा भड़क उठा। वह तेज कदमों से अंश की ओर बढ़ा। अंश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अगले ही क्षण धड़ाम, कीर्तिमान का मुक्का सीधे अंश के चेहरे पर पड़ा। अंश जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून थूक दिया। कीर्तिमान गरजते हुए बोला, यह मेरी लड़की है, इससे दूर रहना। अभी सिर्फ एक मुक्का मारा है, अगली बार जान से जाओगे। अंश के भीतर गुस्सा उफन रहा था, लेकिन उसने उसे दबा लिया। मन ही मन बोला, 7 दिन बाद तू मेरे सामने घुटनों पर होगा। तभी सोनिया ने आगे बढ़कर कीर्तिमान को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में डांटते हुए अंश को सहारा देने लगी। लेकिन अंश ने उसका सहारा नहीं लिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बाहर आते ही वह जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने कंधा देकर उसे थाम लिया और उसे एक गुफा की ओर ले गया। कुल 1000 में से सिर्फ 300 लोग इस परीक्षा को पार कर पाए हैं। अगली परीक्षा 7 दिन बाद होगी, तब तक सभी विश्राम करें। इतना कहकर वे चले गए। तभी अंश के पीछे से एक मधुर आवाज आई। वह मुड़ा, सोनिया उसके सामने खड़ी थी।
वह कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही और बोली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर बात बदलते हुए उत्सुकता से पूछ बैठी, तुम इतने कमजोर होकर भी परीक्षा कैसे पास कर गए? कोई रहस्य है क्या? अंश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रहस्य तो है, लेकिन बता दिया तो तुम भी कमजोर हो जाओगी। सोनिया हंस पड़ी। यह सब दूर से देखकर कीर्तिमान का गुस्सा भड़क उठा। वह तेज कदमों से अंश की ओर बढ़ा। अंश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अगले ही क्षण धड़ाम कीर्तिमान का मुक्का सीधे अंश के चेहरे पर पड़ा। अंश जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून थूक दिया। कीर्तिमान गरजते हुए बोला, यह मेरी लड़की है, इससे दूर रहना। अभी सिर्फ एक मुक्का मारा है, अगली बार जान से जाओगे। अंश के भीतर गुस्सा उफन रहा था, लेकिन उसने उसे दबा लिया। मन ही मन बोला, 7 दिन बाद तू मेरे सामने घुटनों पर होगा। तभी सोनिया ने आगे बढ़कर कीर्तिमान को जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में डांटते हुए अंश को सहारा देने लगी। लेकिन अंश ने उसका सहारा नहीं लिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बाहर आते ही वह जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने कंधा देकर उसे थाम लिया और उसे एक गुफा की ओर ले गया। एपिसोड 14 9 चक्र। जैसे ही श्वेत ने आंखें खोली, उसकी सांसें अटक गईं। उसके ठीक सामने एक विशाल अजगर फैला हुआ था, लगभग 60 फुट लंबा। नीली चमकती आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। श्वेत का पूरा शरीर कांप गया। डर इतना था कि उसकी हालत बिगड़ गई। वह खुद को संभाल भी नहीं पाया। अचानक हा अजगर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी। श्वेत घबरा गया। ये हंस क्यों रहा है? तभी एक परछाई सामने आई। वह भी श्वेत की हालत देखकर हंस पड़ी। तुम अब बच्चे नहीं हो, परछाई बोली। ऐसी हरकतें ठीक नहीं हैं। श्वेत हकलाते हुए बोला, मास्टर आप। तभी अजगर ने गहरी आवाज में कहा, तुम कब से शिष्य बनाने लगे? तुम्हें तो अकेले रहना पसंद था। परछाई ने कुछ नहीं कहा। उसने मन की आवाज से अजगर को कुछ संदेश दिया। अगले ही पल अजगर की आंखें फैल गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह एकटक श्वेत के गले में लटके पेंडेंट को देखने लगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला और कठोर स्वर में बोला, तुम्हें इंसान को शिष्य बनाना है, बनाओ। मुझे बीच में मत लाओ। मुझे इंसानों से नफरत है। श्वेत यह सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इस अजगर को क्या हो गया। तभी एक सफेद रोशनी तेजी से भागती हुई आई और श्वेत के पास आकर उसे चाटने लगी। एलेक्स, श्वेत की आवाज कांप गई। अजगर की आंखें और तेज चमकने लगीं। उसने भारी स्वर में कहा, इसके पास दैवी रक्तरेखा वाला पशु है। परछाई शांति से बोली, हाँ, दैवी रक्तरेखा। भविष्य में ऐसे प्राणी एक पंजे में पूरा ग्रह मिटा सकते हैं। श्वेत की सांस तेज हो गई। तभी मास्टर उसके पास आए और उसके हाथ में 2 गोलियां रख दी। पहली, बॉडी रिफाइनिंग पिल। इसे लेने से कोई भी बॉडी रिफाइनिंग के पहले चरण को तुरंत पार कर सकता है। दूसरी, चक्र अवशोषण पिल। यह शरीर के चक्रों को खोलने में मदद करती है। श्वेत खुशी से उछल पड़ा। फिर अचानक वह शांत हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच छा गई। मास्टर ने उसे देखते हुए कहा, चक्रों के बारे में सोच रहे हो, है ना? श्वेत धीरे से बोला, हाँ। मेरे शरीर में कितने चक्र होते हैं और मेरे कितने खुले हैं? मास्टर की आवाज गंभीर हो गई। मानव शरीर में कुल 9 मुख्य चक्र होते हैं। मूल चक्र, नाभि चक्र, जठर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ललाट चक्र, सहस्र चक्र, दिव्य चक्र, शून्य चक्र। साधारण लोग पूरी जिंदगी में 1 या 2 चक्र ही खोल पाते हैं। मास्टर ने श्वेत को देखा। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है। श्वेत ने उत्सुकता से पूछा, मेरे कितने खुले हैं? मास्टर ने साफ शब्दों में कहा, 1 भी नहीं। श्वेत सन्न रह गया। अब तक तुम्हारी ताकत सिर्फ शरीर और वज्र ग्रंथ की वजह से है। जब पहला चक्र खुलेगा, मास्टर ने धीमे स्वर में कहा, तब असली दर्द शुरू होगा। चक्र खुलने का दर्द हड्डियां टूटने से भी ज्यादा भयानक होता है। श्वेत ने मुट्ठी भींच ली।
उसके चेहरे पर डर नहीं था। अगर दर्द से ही ताकत मिलती है, उसने कहा, तो मैं हर दर्द सहूंगा। गुफा के कोने में अजगर उसे देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में इंसान के लिए नफरत नहीं, रुचि थी। और दूर खड़ी वह परछाई हल्की मुस्कान के साथ सब देख रही थी। श्वेत की असली ताकत, वज्रा ग्रंथ का राज और आने वाली भयानक लड़ाई। सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करके फैमिली बढ़ाओ। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इस फैंटेसी फैमिली का हिस्सा बने।